एक अपराधी अपने काम को अंजाम देने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र को एक बार ना एक बार कामयाब जरूर बना जाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है, यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक आपकी वजह से पहुँच जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो घटना है, यह घटना ठीक मुंबई है और उसी का भवंडी जाना माना एक शहर पड़ता है और ठीक उसी का निजामपुरा कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 20 जनवरी अब 2022 का। सुबह सुबह का टाइम होता है तो भिवंडी में ज़्यादातर नौकरी पेशे व्यक्ति रहते हैं, कामगार व्यक्ति रहते हैं। सुबह सुबह कोई ऑटो से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल से जा रहा है। लेकिन उन्हीं जाने वाले में से एक व्यक्ति होता है जो ठीक रूपाल ब्रिज होता है, उसी के नीचे से अब साइड से गुजर रहा होता पगडंडी पकड़कर। तभी उस व्यक्ति की नज़र ठीक पास एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में पहुंच जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का जो पैर होता है वहीं रुक सा जाता है और वह अपने दिमाग में कुछ सोचने लग जाता है। लेकिन जब उस बोरी के ऊपर बड़े ध्यान से लगता है तो बोरी को देखता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे मक्खियाँ भिनभिना रहती हैं। उसके मन में शंका बैठ जाता कि ज़रूर इस बोरी में किसी व्यक्ति का अब डेड बॉडी होगा। वह जितने भी जा रहे व्यक्ति होते हैं सबको अपने पास बुला लेता। अब बुलाने के बाद उसी में से एक व्यक्ति अपने नज़दीक के पुलिस थाने फ़ोन कर देता है और निजामपुरा के थाना प्रभारी अब नरेश पवार जैसी खबर पाते हैं अपने टीम को लेते हैं, उसी घटना पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं भीड़ तो लगा हुआ, लेकिन बोरी के करीब जाते हैं तो बोरी को बाहर निकलवाते हैं। में एक व्यक्ति का डेड बॉडी लौलवान अवस्था में निकल जाता है। यह देखकर नरेश पवार एकदम सदंग से रह जाते हैं। बाहर निकालते हैं, पूरा कपड़ा सना हुआ होता है, लाल टी शर्ट होता है। वहाँ खड़े जितने व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्ति से उस व्यक्ति की पहचान करवाई देती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का पहचान नहीं कर पाता है। उस व्यक्ति का उम्र लगभग यही 30 से 35 साल के आसपास होता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज वही बन जाता है कि आखिर यह व्यक्ति था कौन और यह रहने वाला कहाँ का है और यह है कौन। यह सब जानने के लिए पुलिस की टीम वहाँ काफ़ी अपने हिसाब से राय मशवरा करती है। वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होता है जिसने पुलिस थाने में फ़ोन किया था, पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम वहाँ जितने आने वाले व्यक्ति होते हैं सबको रोकती है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस के सामने अब चलन दर चलन बनने जा रहा होता है। पुलिस की टीम उधर जैसे उस व्यक्ति की अब जेब की तलाशी लेती है, उस जेब में एक पर्ची निकलता है जो डॉक्टर वाली पर्ची होता है। पुलिस उसको अपने पास सेफ रख लेती है। इधर पुलिस की टीम घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करने के बाद उस व्यक्ति का फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद थाने होते हैं, सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति गुमशुदा हो तुरंत ही इस चीज़ की हमें सूचना दिया जाए। वहाँ पर खड़े जितने व्यक्ति वह पहचान तो नहीं कर पाते, लेकिन थाना प्रभारी नरेश पवार उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं। उनके मन में शंकाएँ होते हैं, क्योंकि देखते जो लाल टी शर्ट होता है उस मृत व्यक्ति का, उस लाल सिर पर एक सफ़ेद धब्बे होते हैं। वह धब्बे अक्सर मोटे कंपनियों में अब काम करने वाले व्यक्तियों के कपड़े पर ज़रूर होते हैं। नरेश पवार के मन में जब यह शंका होता वह समझ जाते कि बस करो, यह व्यक्ति जहाँ कहीं का होगा वह ज़रूर मोटी कंपनियों में काम करने वाला ही होगा। पुलिस की टीम अब वहीं पर जब डेड बॉडी का निरीक्षण करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है, उसी में उस व्यक्ति के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की टीम अपने थाने लौटाती है और वहाँ पर 3 टीमों का गठन करती है। एक टीम जो होता है अब यह जानने के लिए निकल जाती है कि आखिर जितने पास मोतियों की फैक्ट्री है सभी में व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, क्या कोई व्यक्ति कहीं गुमशुदा है। अब दूसरी टीम अपने आसपास जितने भी थाने होते हैं उनमें जाती है
जाने के बाद अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती, कहीं किसी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है, कोई व्यक्ति घर से भाग के तो नहीं गया। लेकिन पुलिस की जो तीसरी टीम होती है, वह तीसरी टीम उस पर्ची को अपने साथ लेती है और साथ लेने के बाद उस डॉक्टर के पास जाती है जिसमें उस डॉक्टर का अता पता लिखा होता है। लेकिन तीनों टीम वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। इधर पहली टीम मोतियों फैक्ट्री में जाती है, वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि जितने मोती फैक्ट्री होते हैं सब में लगभग पूछताछ नहीं की पाती पुलिस की टीम, थका हारा लौट आती है। और दूसरी टीम इधर अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाती है। आसपास जितने होते हैं सब में गुमशुदा का मुकदमा के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी गुमशुदा का मुकदमा लगभग 34 से 35 साल के बीच किसी व्यक्ति का अब दर्ज नहीं होता है। 2 से 3 दिन के अंदर अब तीसरी टीम उस डॉक्टर के पास भी पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी डॉक्टर वही जवाब देते हैं कि साहब या तो हमारा ही पर्ची है, लेकिन हमारे पास रोज़ 100 मरीज आते जाते हैं, हम आपको कैसे बता सकते हैं यह पर्ची किस व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन जो तीसरी टीम थी जब डॉक्टर के पास पहुंची उस समय वह सोच बैठते क्यों ना चले बाहर जितने मेडिकल स्टोर हैं एक बार इस पर्ची को दिखाया जाए, हो सकता है इसकी पहचान कर दिया जाए। वहाँ की टीम उस मेडिकल स्टोर पे जाती, उस पर्ची को दिखाती है, लेकिन कोई भी मेडिकल स्टोर वाला उस पर्ची को देखकर पहचान नहीं कर पाता कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं। तीनों टीम खाली हाथ वापस लौट आती है। लेकिन दूसरे दिन उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, जिससे यह पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है ठीक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से हो गया है। पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का और रहने वाला कहाँ का था। पुलिस अपने हिसाब से काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं भी इस व्यक्ति के बारे में अता पता नहीं चल पाता है। अब 21 जनवरी 2022 का ही जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो निजामपुरा में एक व्यक्ति पहुंचा है। पहुंचते ही कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है मोहम्मद सलमान और हम इस घटना का चश्मिद गवाह भी है, जो हम रात के लगभग 11 बजे के आसपास घटना के वक्त लगभग 50 मीटर के दूर एक जगह पर खड़े हुए सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। लेकिन पुलिस जैसे मोहम्मद सलमान की बात सुनती है, सुनने के बाद उसके बाद पर पुलिस को शंका होने लगता है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा चारा नहीं बचता कि पुलिस अब उसके ऊपर विश्वास ना करे। पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद उसको पुलिस अपने साथ लेती है, उस घटना पर अब ले जाती है। पुलिस कहने लग जाती है आखिर तुमने इस घटनास्थल पर क्या देखा और कहाँ से देखा। सलमान कहने लग जाता है कि साहब हम यही झाड़ी में खड़े थे, हमारे सामने सारी घटना हो रहा था। पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर तुम क्या उस व्यक्ति को जानते हो जिसकी डेड बॉडी हमें यहाँ कल सुबह यहाँ मिला हुआ था, और उस हत्यारे को जानते हो जिसने इस व्यक्ति की हत्या की है। वहाँ पर खड़ा मोहम्मद सलमान कह देता कि साहब हम तो इस मरे हुए व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन हाँ जिसने हत्या की है उस व्यक्ति को हम हो सकता है पहचान जा सके। सलमान से जब पुलिस कहने लग जाती है एक बात बताओ आखिर तुमने उसको कब देखा और कैसे देखा। पुलिस के सामने सलमान कह देता कि साहब हम यहीं पर जा रहे थे, ड्यूटी से वापस लौट रहे होते, अभी रास्ते में कुछ हमारे कानों में आवाज़ पहुँचती, वो आवाज़ सुनकर हम घूम पड़ते हैं, देखते हैं कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन जिसकी साहब सुबह आपको डेड बॉडी मिली हुई थी उस व्यक्ति को ऊपर काफ़ी बुरी तरह से वह व्यक्ति प्रहार कर देता। थाना प्रभारी नरेश पवार कहने लग जाते कि सलमान एक बार उस व्यक्ति का हमें पहचान करवा सकते हो। मोहम्मद सलमान कह देता हाँ साहब क्यों नहीं, हमारे सामने अगर आप कितने भी व्यक्ति खड़ा कर दो तो उसमें हम उस व्यक्ति को ज़रूर पहचान लेंगे। थाना प्रभारी नरेश को भी लगने लग जाता है सुराग आने वाला है। थाना प्रभारी उसको अपने साथ लेते थाने में ले जाते हैं। ले जाने के बाद एक उसी भिवंडी कॉलेज का ही एक स्केच आर्टिस्ट होता है, उसको बुलाया जाता है। सलमान के ही एक एक बात पर स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाया जाता है। वह स्केच बनकर तैयार हो जाता है और 22 जनवरी को जब स्केच बनकर तैयार होता था पुलिस की टीम फ़ोटो खींचती। फ़ोटो खींचने के बाद अपने नज़दीकी थाने में उस फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। अगर कहीं भी गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तुरंत इस व्यक्ति की पहचान कर लिया जाए, या कोई इस व्यक्ति को जानता है। काफ़ी तरह के तरीके से पुलिस अपनी खोजबीन में लगा देती है, लेकिन पुलिस के हाथ जोता है उस स्क्रेच के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती। पुलिस को शंका हो जाता है कि बस करो सलमान कुछ ना कुछ हमसे सच्चाई छुपा रहा है। पुलिस उस वक्त सलमान के पीछे एक खबरी लगा देती है और उसके पीछे लग जाती है, और दूसरी टीम भी लगी रहती है, तीसरी टीम भी अपनी जाँच पड़ताल में लगी रहती है। सभी अपनी अपनी तरह से कोशिश भी करते हैं। लेकिन तभी 22 जनवरी अब 2022 का जैसे शाम का टाइम होता है तो उस वक्त जो निजामपुरा थाना पड़ता है उसके दूसरे साइड पर ही पड़ता है शांति नगर थाना। उसी थाने में एक महिला पहुंचती है।
नजमा बेगम, जिसका काल्पनिक नाम है, वह कहने लग जाती कि साहब हमारे अपने पति है। अब शेख अली जो ठीक 2 दिन पहले ही बिना बताए घर से निकल गए थे, लेकिन वह अभी तक घर वापस नहीं लौटे। इधर जैसे ही निजामपुर पुलिस थाने को खबर लगती है कि एक महिला उस थाने में आई हुई है, अपने पति के बारे में गुमशुदा मुकदमा दर्ज करवा रही है। पुलिस की टीम खबर पाती है और नरेश पवार साथ अपनी टीम लेते हैं। लेने के बाद उसी थाने में पहुंच जाते हैं, उस महिला को अपने साथ लेते हैं और अपने थाने में आते हैं, बैठाते अपने थाने में और वहीं पूछताछ करते हैं। पता लगता है वह महिला कहने लग जाती कि साहब हमारे पति शेर अली 2 दिन पहले बिना बताए हमसे कहीं चले गए थे, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ जो हमें लेकर वह कहीं घूमने ना जाए, और हमें जहाँ भी जाते थे साथ लेके जाते थे। पुलिस की टीम में यही शंका बैठ जाता कि ठीक 20 जनवरी 2022 को जो ठीक उसी रूपाल ब्रिज के नीचे डेड बॉडी मिला हुआ था, कहीं वह इस औरत के पति का डेड बॉडी तो नहीं है। पुलिस की टीम अपने पास से एक फ़ोटो निकालती है। निकालने के बाद उस महिला को जब दिखाती है, सर जैसे नजमा बानो फ़ोटो को देखती कहने लग जाती कि साहब या तो हमारे पति है नहीं। लेकिन वहीं पर नजमा बानो का एक अपना बेटा खड़ा होता है। उस फ़ोटो को जैसे देखता है तो वहीं रोना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि साहब या तो हमारे पिता हैं। हमारे पिता के गले पर एक काले काले धब्बे थे, उससे हमें पूरी तरह से यकीन हो गया सारे हमारे यही अब्बू हैं। यह बात थाना प्रभारी सुनने के बाद इधर जैसे ही खड़ी वही नजमा बानो सुनने के बाद वह भी अपने बेटे के इस पहचान पर यकीन कर देती है। यकीन करने के बाद दोनों वही माँ बेटी एक पति और एक पिता को देखकर रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम को पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इधर हम नजमा बानो की बातों पर पुलिस को कुछ शंका होने लगता है, लेकिन दूसरी टीम मोहम्मद सलमान के पीछे लगी रहती है। मोहम्मद सलमान के पीछे लगे होने की वजह से पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। अभी खबरी को भी कुछ चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। आखिर में होता यही है कि जब मोहम्मद सलमान थाने में आया था तो उसके जो लफ्ज़ होते हैं बड़े अटपटे होते हैं। उसी लटपटे वजह से पुलिस उसके पीछे खबरी लगा देती है और लगाने वाले से पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात पता चल जाता है। और इसी बात के तहत पुलिस की टीम सलमान के मोबाइल नंबर का उस घटना वाली रात यानी कि 20 जनवरी 2022 का ही अब लास्ट लोकेशन देखते हैं। लेकिन जब CDR डिटेल मोहम्मद सलमान के मोबाइल नंबर का निकाला जाता, पता चलता है मोहम्मद सलमान का ठीक शेर अली से सिर्फ एक ही दिन बात हुआ था, लेकिन उस जो रूपाला ब्रिज पड़ता है उसके नीचे मोहम्मद सलमान तो गया ही नहीं, आखिर देखा कहाँ से। तभी पुलिस के मन में यही शंका बैठ जाता कि जो है खुद या सचमुच गवाह जो बन रहा है पुलिस के सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रहा है। और पुलिस की टीम उसको जाकर उसके घर से धर दबोचती है और थाने ले आती है। लेकिन पुलिस को जैसे जब थाने में देखता है दबाव में आ जाता है सलमान, और पुलिस के सामने बिना किसी देरी के इधर टूट जाता है। और उस वक्त पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई रखता है जिससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा थर्रा जाता है। असल में ठीक मुंबई का ही जाना माना जो शहर पड़ता है भिवांडी, और उसी में ही निजामपुरा पड़ता है। उसी में एक मोती कारखाना होता है, उसी कारखाने में ही काम करने वाला होता है तस्लीम अली अंसारी। लेकिन ठीक उसके ही 7 साल पहले काम करने वाला होता है उसका ही एक अपना करीबी दोस्त शेर अली शाह। इधर दोनों की जो दोस्ती से बड़े ही तरीके से हो जाती है, दोनों की दोस्ती बड़े ही तरीके से चलने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। तस्लीम और साथ में शेर शाह जब दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर देते हैं, तभी एक दिन इधर तस्लीम खुद शेर शाह अली के घर जाता है। और लेकिन जैसे घर में जाता है उसके सामने उसकी अपनी पत्नी होती है नाजमा बानो वहीं पर बैठी होती है अपने बेटे के साथ। नाजमा बानो को खूबसूरती को अभी जैसे ही तस्लीम देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना हो जाता। उसी दिन से ठान लेता है कि हमें चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े तो हम नाजमा बानो को पाके रहेंगे। और उस दिन से शाम के टाइम में ज़रूर शेर शाह अली को अपने साथ लेता और तस्लीम लेकर उसके घर पहुंचता, उसके साथ बैठकर पैक लगाता। लेकिन पैक लगाने के बहाने नाजमा के पास पहुंच जाता। करीब पहुंचने के बाद उससे बातें करता, मीठी मीठी बातों में नाजमा को अपने कब्जे में ले लेता। और जब कब्जे में ले जाता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है अब नाजमा बानो और साथ में तस्लीम के बीच बेधड़क चलने लग जाता है। दोनों बाहर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। तब एक दिन तस्लीम इधर जैसे शेर शाह अली के घर पहुंचता है, पता लगता है शेर शाह अली तो अपने घर में है नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी वहीं पर नाजमा बानो बैठी होती है। नाजमा बानो को जैसे ही अब तस्लीम देखता है, देखने के बाद करीब जाता है, नाजमा बानो इशारा करती है अपने बेडरूम में ले जाती है, वहीं पर संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है इधर बेधड़क चलने लग जाता है।
इधर नाज़मा बानो पति की गैर मौजूदगी में अपने ही आशिक अब तस्लीम को घर बुलाती, अपने रिश्तों को काफ़ी बेहतर तरीके से अंजाम देती है। यह रिश्ता बेधड़क चलने लग जाता और ऐसे चलते चलते लगभग पूरे का पूरा 1 साल का वक्त गुजर जाता। लेकिन इसकी खबर जो होता है इधर नाज़मा बानो को जितने भी अपने हितैषी होते हैं उनके कान में जब पहुंचता है इसकी खबर जाकर अब शेर अली के कान में पहुंच जाता है। और जब खबर पाता अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन उसके लफ्ज़ों में कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिसकी वजह से शेर अली को जाकर अपने ही दोस्त तस्लीम के ऊपर घमंड सा हो जाता है। होने के बाद उस दिन से तस्लीम को अपने घर आने से मना कर देता है और अपनी पत्नी की जब पूछताछ करता तो वहीं पर पिटाई भी कर देता है। और पिटाई का जो सिलसिला होता है शेर अली का अपनी पत्नी का लेकर हर दिन तस्लीम का नाम लेकर शुरू कर देता। जब मौका मिलता, जब शाम के टाइम होता, शाम के टाइम किसी बात पे झगड़े तकरार होते तो उसी बात पे लेकर तस्लीम का नाम लेता, वहीं पर अपनी पत्नी नाज़मा का पिटाई कर देता। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इधर शंका मन में बैठ जाता है। लेकिन कुछ दिन तो इधर नाज़मा बानो और तस्लीम दोनों शांत रहते हैं। और लेकिन जैसे अपने पति को ढिलाई देखते हैं, देखने के बाद नाज़मा बानो अपने घर दोबारा बुलाती है और वही रिश्ता रखने लग जाती है। लेकिन दोबारा जैसे ही पता लगता है इधर जाकर शेर अली को तो घबरा जाता। घबराने के बाद अपनी पत्नी को अब घर छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब भी कंपनी जाता मोती वाली फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता और कहीं भी जाता तो घर छोड़ के नहीं जाता। लेकिन जब इधर तस्लीम को पता लगता है कि अपनी पत्नी को कभी भी शेर अली छोड़ने वाला नहीं है तो वह काफ़ी सोच में पड़ जाता है। और इसी सोच में डूबे वह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक फ़ैसला लेता है, क्यों ना नाज़मा बानो को अपने साथ लेकर अपने ही शहर यानी कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पर था, उसी का रहने वाला तस्लीम होता है, वहीं पर ले जाने का प्लान बना लेता है। और उसी प्लान के तहत वह सोचता है क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए नाज़मा बानो को जो अपना पति है शेर अली को रास्ते से ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि जाकर बाद में इधर नाज़मा बानो से आराम से शादी कर लिया जाए, अपने साथ अपने गाँव ले जाया जाए। और इसी प्लान के तहत इधर तस्लीम का एक अपना करीबी दोस्त होता है सलमान, जो उसी के ही साथ का ही रहने वाला होता है। उसके साथ जाता है, उसके साथ अपने सारे प्लान का एक एक बात बता देता है, जिसकी वजह सलमान उसकी बात में आ जाता है। लेकिन सलमान के ही करीबी एक और दोस्त होता है जो उसके साथ ही शामिल हो जाता है। लेकिन जब तीनों शामिल हो जाते हैं तो सलमान का पहले से ही जानने वाला हितैषी होता है इधर शेर अली को काफ़ी अच्छी तरीके से जान रहा था। लेकिन जैसे ही अब 19 जनवरी 2022 का अब शाम का वही लगभग 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो सलमान अब शेर अली के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि दोस्त, हमारा जो दोस्त है इधर तस्लीम तुमसे कुछ सुलह मशवरा करना चाहता। वह कह रहा कि आज के बाद तुम्हारी पत्नी से कभी नहीं मिलेगा और वह आज के बाद यह शहर छोड़ के भी जा रहा है और तुमसे बस आखिरी बार मिलना चाहता है। और यह बात जैसे इधर शेर अली सुनता सलमान के द्वारा कहने लग जाता है कि बताओ हमें कहाँ आना है मिलने के लिए। और इधर जैसे इधर बात सुन लेता है सलमान कहने लग जाता है कि तुम्हें इस समय जो रूपाल ब्रिज है वहीं पर आ जाओ, हम दोनों वहीं ड्यूटी करने के बाद वहीं तुमसे मिलेंगे। शेर अली सुनने के बाद अपने घर से निकल पड़ता है और लगभग 10 बजे रात के आसपास रूपाल ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है, वहीं खड़े हो जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं और सलमान और साथ में तस्लीम उसका एक अपना करीबी दोस्त था, तीनों वहीं पर पहुँचते हैं। इधर सलमान कुछ बातें करता है, लेकिन पीछे से जाकर तस्लीम और उसका करीबी दोस्त दोनों मिलकर पीछे पकड़ लेते। पकड़ने के बाद तस्लीम अपने जेब से तेज़दार हथियार निकाल उसी हथियार से इधर शेर अली के ऊपर कई बार प्रहार करता है, जिस वजह से वही ज़मीन पर कटे हुए ब्रिज की तरह गिर जाता है। जब तस्लीम समझ जाता है कि आखिर में शेर अली इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है तो तीनों मिलकर उसके बॉडी को वही प्लास्टिक की बोरी में पैक करने के बाद ले जाकर उसी ब्रिज के पास जो झाड़ी होता है उसी में डंप करते हैं और अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई मोहम्मद सलमान की तहरीर पर आता है तो मोहम्मद सलमान की तहरीर पर आने के बाद पुलिस की एक टीम होती है, अब जाती है इधर जाकर तस्लीम अली अंसारी को उसके घर से गिरफ्तार करती है और सलमान का अपना जो करीबी दोस्त होता है पुलिस उसको भी उसके घर से उठा लेती है। तीनों को अपने साथ ले जाने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।